वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स। ये सेंटेंसेस हम आम बोलचाल की भाषा में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं या काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, नॉट फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है नॉट फॉन्ड ऑफ। ये सेंटेंस हिंदी या इंग्लिश में आपने काफ़ी सुना होगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे सर खपाने का, मुझे कोई शौक नहीं है उससे मिलने का, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती कराने का। तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसके लिए सबसे पहले जानते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है इनका, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता या जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो ये बताने में हेल्प करता है कि जो क्रिया जो है, जो वर्ब जो है, वो कब हुआ, किस टेंस में हुआ, किस काल में हुआ, या कितने सब्जेक्ट्स ने किया। समझ गए? कितने कर्ताओं ने वो काम किया, या किस वक्त किया, या कब हुआ वो काम। तो ये हेल्पिंग वर्ब बताता है। तो अगर वो ये सब चीजें बता रहा है तो ऑब्वियस है ना कि उसका रूप बदलता रहेगा। टेंस के हिसाब से बदल जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब, या फिर सब्जेक्ट्स के हिसाब से बदल जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब, या फिर नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से बदल जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब। नंबर ऑफ पर्संस क्या होते हैं, ध्यान है आपको? मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। क्या है नंबर ऑफ पर्संस? मैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, अकेला हूं मैं। तुमसे मैं बात कर रही हूं, तो तुम, यू आर द सेकेंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, जो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट मैं, सेकेंड यू, एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे वगैरह। डिपेंडिंग कि अब सिंगुलर है या प्लूरल है वो हम बना सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये हो गए पर्सन्स के हिसाब से। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अपना रूप बदलता रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स में हेल्पिंग वर्ब के आपके दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप नीचे जाके मेरे चैनल पर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। जैसे कि इज, एम, आर, तीनों रूप बदले हुए हैं। वॉज, वर, रूप बदला हुआ है। डू, डिड, डन, मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद लग गया नॉट फॉन्ड ऑफ, जिसके सेंटेंस हम बना रहे हैं। नॉट फॉन्ड ऑफ लगा, और नॉट फॉन्ड ऑफ के बाद मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब या मेन क्रिया क्या होती है? वर्ब क्या है? क्रिया है ना, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो वर्ब है। और मेनली वो क्या काम कर रहा है? वो टॉक हो सकता है, वो जाना हो सकता है, वो खाना हो सकता है, नहाना, नाचना, गाना, रोना, धोना, ये सारी क्रियाएं हैं मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, साथ में लगा होगा आईएनजी। साथ में क्या लगा होगा? आईएनजी। जैसे गो, गो मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें लग गया गोइंग। ऐसे मीट, मीटिंग, ईट, ईटिंग, क्राई, क्राइंग। इस तरीके से वर्ब में लगा होगा आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में अच्छे से बसा लीजिए। अब जैसी टेंस होगी उसके हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस होगी, प्रेजेंट टेंस यानी क्या होता है? वर्तमान काल, अभी में। अभी में जो काम हो रहा होगा उसमें क्या क्या लग सकता है? उसमें इज लग सकता है, उसमें एम लग सकता है, ठीक है, या उसमें आर लग सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेला है, तो इज लगा होगा। प्लूरल है, ज्यादा लोग हैं, तो आर लगा होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आय है तो एम लगा होगा। एम सिर्फ आय के साथ ही लगता है। आय सब्जेक्ट है तो सिर्फ एम लगता है, ठीक है, एम और किसी के साथ नहीं लगता। ऐसे ही यू, यू सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट अगर यू है तो यू है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर अकेला बंदा है, लेकिन वो क्या ले रहा है अपने साथ? हमेशा आर लेता है। ये हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पास्ट टेंस है अगर, यानी कि भूतकाल है, तो इसमें वॉज या वर का यूज होता है ना। एक चीज है तो वॉज, और बहुत सारे लोग हैं तो वर। लेकिन अगेन एक्सेप्शन कौन हो गया? आई वॉज गोइंग तो ठीक है, लेकिन यू के साथ क्या लगेगा? यू वॉज गोइंग नहीं लगेगा, यू वर लगेगा। यू एक्सेप्शन है, इसको दिमाग में बसा लो। यू एक्सेप्शन है तो ये अकेला,
लेकिन लेता है ये प्लूरल के साथ यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक, अब उसके बाद नॉट फॉन्ड ऑफ, नॉट फॉन्ड ऑफ के बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, वो टेंस के हिसाब से बदल जाता है। जैसी टेंस होगी, जैसा काल होगा, उस हिसाब से सेंटेंस बनेगा। ये चीज क्लियर हो गई। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर टेंसेस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ग्रामर सेक्शन में आपको टेंसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। अक्सर आपने सुना होगा, हम एक दूसरे से कहते हैं, यार मुझे कोई शौक नहीं है उससे बात करने का, या मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। तो इसको बोलिए आप, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, इस सेंटेंस को अगर हम तोड़ के देखें और देखें कि कैसे इसमें हमारा स्ट्रक्चर फिट बैठता है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में याद किया था। तो देखिए, सब्जेक्ट है इसमें आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद नॉट फॉन्ड ऑफ लगा, फिर मेन क्रिया है टॉक, बात करना, टॉक के साथ लग गया आईएनजी, टॉकिंग बन गया, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का, इसको वो हम बोलेंगे आई, फिर लगाएंगे एम, फिर नॉट फॉन्ड ऑफ, गोइंग, मेन क्रिया गो है, गोइंग आउट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग आउट। अगर कहना है मुझे कोई शौक नहीं है मार्केट जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट। मुझे कोई शौक नहीं है पार्टी में जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू अ पार्टी। मुझे कोई शौक नहीं है पिक्चर जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग फॉर मूवीज। अगला सेंटेंस है, मुझे कोई शौक नहीं है उससे मिलने का। अगेन मुझे ही ले रहा है ये, तो आई के साथ लग गया एम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग हिम और हर। उससे, उससे बंदा पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है या हर भी हो सकता है, इसलिए आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग हिम और हर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग हर या आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग हिम। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है बेइज्जत होने का। मुझे कोई शौक नहीं है बेइज्जत होने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग ह्यूमिलिएटेड। बेइज्जत होना, ह्यूमिलिएट होना। मुझे कोई शौक नहीं है बेइज्जत होने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग ह्यूमिलिएटेड। मुझे कोई शौक नहीं है अस्पताल जाने का या हॉस्पिटल जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल। मुझे कोई शौक नहीं है चेस खेलने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगला देखते हैं, सच कहूं तो। सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट। सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब है टू बी ऑनेस्ट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले आएगा सेंटेंस में, ठीक है। इससे जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले आता है सेंटेंस में, उसके बाद सेंटेंस टेंस के हिसाब से बना होता है। अगला पार्ट जो है, सेंटेंस के दो पार्ट समझ लो आप। पहले पार्ट में तो आपने लिख दिया टू बी ऑनेस्ट, और नेक्स्ट पार्ट में लिख दिया सेंटेंस टेंस के हिसाब से बना हुआ। अगेन अगर टेंसेस में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें ग्रामर सेक्शन में टेंसेस अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। ट्राई तो करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज, टू बी ऑनेस्ट के बाद सेंटेंस टेंस के हिसाब से बदल जाता है। वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या कौन सी टेंस है, उसके हिसाब से सेंटेंस अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तो टू बी ऑनेस्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है। कुछ हम सेंटेंसेस बनाते हैं इसके बेसिस पे, फिर देखते हैं। सच कहूं तो वह अच्छा आदमी नहीं है। तो सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वह अच्छा आदमी नहीं है। वह अच्छा आदमी नहीं है, इसको अगर हम टेंस के हिसाब से बदलें तो क्या बनेगा, सच कहूं तो वह अच्छा आदमी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट अ गुड मैन। ही इज नॉट अ गुड मैन, है में बात हो रही है तो इज। सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट अ गुड मैन। सच कहूं तो वह अच्छा आदमी नहीं था,
टू बी ऑनेस्ट ही वॉज नॉट अ गुड मैन। देखो, ही इज नॉट अ गुड मैन, वह अच्छा आदमी नहीं है। अब मैंने कहा कि वह अच्छा आदमी नहीं था, तो ही वॉज नॉट अ गुड मैन, ये पास्ट टेंस में चला गया। क्लियर? अगला देखिए, सच कहूं तो उसकी हालत गंभीर है। जब एक दूसरे की हम वेलबींग पूछते हैं, तो मान लो हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि अब उसकी हालत कैसी है, सच सच बताओ यार, तो हम कैसे कहते हैं सच कहूं तो उसकी हालत ठीक नहीं है, सच कहूं तो उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, सच कहूं तो उसकी हालत बहुत गंभीर है। सो टू बी ऑनेस्ट हिज कंडीशन इज क्वाइट क्रिटिकल। अगेन ये है में बात हो रही है। सच कहूं तो to be honest, his condition is not good. His condition is quite critical. His condition is quite fatal. Clear? सच कहूं तो मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। सच कहूं तो मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। To be honest, सच कहूं तो मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। I am not attached to her. I am not attached to her. टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अटैच टू हर। सेम चीज अगर मैं था में कहूं कि मुझे उससे कोई लगाव नहीं था, आई वॉज नॉट अटैच टू हर। आई वॉज नॉट अटैच टू हर। अगला सेंटेंस देखें, सच कहूं तो वह इस काम को करने में लायक नहीं है। सच कहूं तो वह इस काम को करने लायक नहीं है, तो टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क। He is not able to do this work. वो इस काम को करने लायक नहीं है। He is not able to do this work. अगर मैं इसको कहूं, सच कहूं तो वह इस काम को करने लायक नहीं था। He was not able to do this work. सच कहूं तो तुम अपने फायदे की सोचते हो यार। To be honest, you think for your benefit only. You think for your benefit only. तुम अपने फायदे की सोचते हो। You think for your benefit only. इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो लेगा सपोज्ड टू को। सपोज्ड टू का मतलब होता है ही वाला। ही वाला अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, मतलब वो करने ही वाला था, वो चीज होने ही वाली थी, वो काम होने ही वाला था, इसका मतलब है ही वाला। तो सपोज टू वो उस काम को करने ही वाला था। हाँ, वो इस काम को करने ही वाला था, तो इसको हम बोलेंगे ही वाज सपोज टू डू दिस वर्क। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले। इसमें आएगा सबसे पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जो उस काम को कर रहा होता है। कर्ता नाम से ही क्लियर है, कर्ता करने वाला। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आ गए। उसके बाद आता है सपोज्ड टू। उसके बाद क्या आता है? सपोज टू। हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिएगा यही आएंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद आया सपोज टू, जिसका मतलब होता है करने ही वाला, खाने ही वाला, मतलब ही वाला, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब का रूट फॉर्म। मेन वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो होता है उसका ओरिजिनल फॉर्म, उसका मूल रूप, रूट फॉर्म। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब जो है, क्रिया जो है, क्रिया के रूप जो होते हैं उनमें जो मेन वर्ब होता है वो ओरिजिनल वाला रूप होता है, जैसे गो, ईट, ड्रिंक, सिट, ये सारे के सारे वर्ब्स के मूल रूप हैं। ठीक है, तो यही आएंगे इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप अच्छे से याद करिए। सब्जेक्ट आया और कौन से हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं? इज, एम, आर, ये तो प्रेजेंट टेंस वाले हो गए, और वॉज या वर ये पास्ट टेंस वाले हो गए। आप ज्यादातर टेंसेस में 3 टेंसेस को हम मेन मानते हैं ना, ज्यादातर हम ऐसा कहते हैं कि 3 मेन टेंसेस हैं। क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इसमें हम प्रेजेंट और पास्ट को यूज कर रहे हैं। वे कल कार खरीदने ही वाले थे। अब देखो हम कल की बात कर रहे हैं, कल जो बीत गया, जो बीत गया उसे येस्टरडे कहते हैं, और जो आने वाला है उसे टुमारो कहते हैं। हम जिस कल की यहां पर बात कर रहे हैं वो कल जो बीत गया, क्योंकि थे आ रहा है। वे कल कार खरीदने ही वाले थे, अचानक कुछ हो गया होगा भाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दे वर सपोज टू परचेज अ कार येस्टरडे। दे वर सपोज टू परचेज अ कार येस्टरडे।
क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए वॉज या वर लगेगा। वे है दे यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, वॉज या वर में से वर लगा। उसके बाद सपोज टू आ गया, उसके बाद परचेज रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है भाई, और उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एक दो एग्जाम्पल और देखो, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम तो कल जाने वाली थी ना। अगर आपका कोई फ्रेंड कल जाने वाला था और वो नहीं गया और वो आपको दिख गया, तो आप क्या कहेंगे, अरे यार तू तो कल जाने वाला था ना। हाँ, तो इसको पूछिए, अरे यू वर सपोज टू गो येस्टरडे, यू वर सपोज टू गो येस्टरडे। यू सेकेंड पर्सन है तो सिंगुलर, लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूं कि यू अपने साथ क्या लेता है, यू अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो लेता है वो प्लूरल्स के लेता है, वर ले रहा है। आमतौर पे देखा जाता है, रूल ये कहता है कि वर जो है वो किसके साथ यूज होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन यहां पर यू ले रहा है क्योंकि यू इज एन एक्सेप्शन। यू वॉज नहीं होता है, यू वर होता है। समझ गए? सो यू वर सपोज टू गो येस्टरडे, तुम तो कल जाने वाले थे ना। यू आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया वर, फिर सपोज टू, और फिर मेन क्रिया है जाने वाला यानी कि गो येस्टरडे। यू वर सपोज टू गो येस्टरडे। वह यहां कभी भी आ सकती है। अब देखो, अभी में बात कर रहे हैं हम, मैं और तुम अभी में बात कर रहे हैं किस उसके बारे में। वह यहां कभी भी आ सकता है या वह यहां कभी भी आ सकती है। शी इज सपोज टू बी हेयर एट एनी मोमेंट। शी इज सपोज टू बी हेयर एट एनी मोमेंट। शी या ही कुछ भी हो सकता है। अब सकती है तो इसलिए शी यूज किया है, अगर यहां पर सकता होता तो ही यूज होता। उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि अभी में बात हो रही है, इज, फिर सपोज टू आया, यहां मतलब हेयर, एनी मोमेंट किसी भी वक्त। शी इज सपोज टू बी हेयर एनी मोमेंट। ट्रेन 7 बजे आने वाली है। ट्रेन 7 बजे आने वाली है। इसको कैसे बोलेंगे? द ट्रेन इज सपोज टू कम एट 7। द ट्रेन इज सपोज टू कम एट 7। ठीक है, अब आप समझ गए, ये 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े। इनको अच्छे से, इनके स्ट्रक्चर्स को याद कीजिए और इनके बेसिस पे रोज आम बोलचाल की भाषा में होने वाले कामों को बोलना सीखिए। ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए जो यू आर सपोज टू डू टुडे। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विच यू आर सपोज टू परफॉर्म। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के एक डायरी सी बना लीजिए, उसमें लिखिए कि इस स्ट्रक्चर में आपने कितने सेंटेंसेस बनाए, इस स्ट्रक्चर में आपने कितने सेंटेंसेस बनाए, एंड देन प्रैक्टिस देम। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपकी कमांड बढ़ेगी, और नॉलेज जब बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, और आप इंग्लिश बड़ी आसानी से बोल पाएंगे। बिलीव मी। So keep practicing till we meet in the next video. Till then, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।